जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज़। दोस्तों, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, मतलब आज अपना लगभग 3 दिन का दौरा अमेरिका के अंदर ख़त्म करके वापस इजिप्ट लौट रहे हैं, इजिप्ट आ रहे हैं और इजिप्ट 2 दिन रुकेंगे, वहाँ से भारत आएंगे। जिस तरीके से सारा मामला है उसको मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने एक वीडियो यहाँ बनाई थी जिसमें अभी 2-3 दिन पहले ही बनाई थी कि भारत और अमेरिका दोस्त भी और दुश्मन भी। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मेरे दिमाग में ये ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका और भारत के संबंधों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जब तक जैसे जैसे रिलेशंस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे दिखा रहे हैं कि अब तो बेस्ट फ्रेंड बनने जा रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड बनने जा रहे हैं, डील ज़बरदस्त होने जा रही है, और जिसे कहते हैं बहुत ऊंची ऊंची दावे किए जा रहे थे और ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे थे जिन्हें डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। खासकर मैंने जब यह सिचुएशंस देखी, समझी, तो मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो एक अच्छे लेवल पर दिखाई देना चाहिए, और इसीलिए मैं अपनी एक जो आइडिया था उसको रोक गया। और फिर भी मैंने एक बहुत ही लो लेवल पर एक चेतावनी के तौर पर, या जिसे कहते हैं कि शुरुआती दौर पे ये कहा था कि दोस्त भी दुश्मन भी, इंटरेस्ट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। हालांकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि क्या यार, तू तो हर चीज़ को नेगेटिव लेके चला जाता है, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन अब जब मैं इस पूरे विजिट को, यानी हमारे मोदी जी वहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देख रहा हूँ, तो मुझे अब यहाँ राहुल गांधी भी एक पूरे खेल में नज़र आते हैं, और ये खेल जिसमें मोदी जी मुझे फंसे हुए नज़र आते हैं। क्यों? और ये इंट्यूशन शुरू से चल रही थी कि यार क्या कारण है कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, और उससे जस्ट पहले, थोड़ा दिन पहले खबर आती है कि राहुल गांधी अमेरिका होके आ रहे हैं। वहाँ जाके वो व्हाइट हाउस के अंदर भी शायद कोई मीटिंग करते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग होती है, उसमें क्या होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं, और शायद उसमें कोई CIA के जो चीफ हैं वो भी बैठे हुए नज़र आए हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा जो लेवल है, और मतलब एक इतना बड़ा इवेंट मोदी जी जा रहे हैं, और उसके बाद यानी हमारा जो स्टेट हेड है वो जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका जो भले ही एक रियल ना हो, लेकिन एक डी फैक्टो हम कह सकते हैं कि वास्तविक जो चीफ है वो जा रहा है, और उसके बाद वो अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करता है और एक लंबी चौड़ी मीटिंग करता है। लंबी चौड़ी मीटिंग करने के बाद वो वापस आ जाता है। उस मीटिंग में क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं लगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, मेरी आदत जो है, जो फुटप्रिंट्स हैं और जो आउटकम्स हैं उससे अंदाज़ा लगाना होता है कि पहले क्या हुआ होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है दोस्तों, कि पहले क्या हुआ होगा, या ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उस टाइम क्या हुआ होगा, जो उसके रिपरकेशंस हमारे को आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो उसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो आज हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं, मतलब इसीलिए मैंने बहुत अमेरिका के विजिट पर बहुत ज़्यादा वीडियो मोदी जी और अमेरिका के विजिट के नहीं बनाए। इस पूरे विजिट का आउटकम क्या है, जैसे मैं कार्टून्स, देखो क्या होता है ना, कार्टून्स दोस्तों बोलते हैं, और कार्टून कई बार आपके रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियाज़ को, और जब कोई भी कार्टून एक मीडिया में प्रिंट होता है तो वो कहीं ना कहीं उसके आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। बस आपको उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होती है। जैसे जब मोदी जी हमारे अमेरिका विजिट करने गए 2018 के अंदर, और 20 के अंदर, जब हमारे जो ट्रंप था उसके टाइम पर, तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे जो टाइगर है, जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इसी फॉर्म में, एक नेशनल एनिमल की फॉर्म में, तो बंगाल टाइगर की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी रिप्रेजेंटिंग इंडिया उसकी सवारी कर रहे हैं, इट मीन्स उसको गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और वो बड़े जोश में दिखाई दे रहा है, कोई छलांग मार रहा है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि जो सवार है, जो बीन कर रहे हैं, जिसकी लगाम, भारत की लगाम मोदी जी के हाथ में है, और वो एक सिचुएशन कुछ टेक ऑफ टाइप की सिचुएशन में है। दैट वाज द माइंडसेट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट एट दैट टाइम। लेकिन जब मैंने इस कार्टून को देखा था तो उस टाइम पर भी मेरा एक पॉजिटिव अप्रोच था कि ठीक है यार, इट्स ओके, लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन वगैरह कुछ भी नहीं है।
और यहां भले ही इल्यूजन ऑफ रिफॉर्म एक टर्म दे रखी है द इकोनॉमिस्ट ने, इल्यूजन ऑफ रिफॉर्म, ठीक है, उसमें रिफॉर्म पे सवालिया निशान उठा रखे हैं। लेकिन यहां पर आपको मतलब अब देखो, किसी भी देश की एक आदत होती है क्रिटिसिज्म करने की कि हम झुकेंगे नहीं, और मतलब हमारे को थोड़ा सा देखना है कि आपके टर्म्स कंडीशंस हमारे साथ कैसे हैं। लेकिन यहां जैसे ही हम इस नेक्स्ट कार्टून पर आते हैं, अमेरिकाज न्यू बेस्ट फ्रेंड, वाई इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल, यहां मुझे थोड़ा खटका हुआ, और बहुत बुरी तरह खटका हुआ, थोड़ा नहीं बहुत बुरी तरह खटका हुआ कि यार यहां इंडिया के जो नेशनल एनिमल है उसके साथ साथ अमेरिका के हॉक को दिखाया जा सकता था, दोनों साथ साथ होते। यहां मुझे बाइडन का जो पोस्चर है वो ऐसा लगा जैसे ही इज द बॉस हियर, और अपने किसी पालतू के साथ वो फोटो खिंचवा रहा है जिसमें जैसे अरब शेख वगैरह खिंचवा रहे होते हैं। हालांकि मैंने इसमें बोला नहीं, क्योंकि सब जगह पर क्रिटिसाइज करना, सब जगह पर माइंडसेट को दिखाना, मुझे मतलब सब जगह पर अपनी इंटरप्रिटेशन पेल देना ठीक बात नहीं लगी। लेकिन मेरा इसके लिए इंटरप्रिटेशन एक अलग ही था कि अब अमेरिका को वाई इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल, यानी इंडिया की जरूरत है, लेकिन इंडिया को अमेरिका कैसे ट्रीट करना चाहता है, या इंडिया को अमेरिका कैसे हैंडल कर गया, कैसे उसका साथ चाहता है, किन टर्म्स कंडीशंस पर साथ चाहता है, वो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ही वांट टू टेम इंडिया, ये इंडिया को टेम करना चाहते हैं कि अब ये मेरा नया दोस्त है, नया सॉरी आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड, ये अमेरिका का माइंडसेट है, ये अमेरिका का माइंडसेट है। क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने लिखा है अनडूइंग बिजनेस इन इंडिया चाइना, कैन ब्रिटेन बिकम एन AI सुपर पावर, एंड ऑफ हाउसिंग स्लम्प, और हेलो जो भी है, अनडूइंग बिजनेस इन चाइना, इसका मतलब ये बिजनेस से आप हट रहे हैं और अमेरिका के नए बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं। इस कार्टून ने मेरा दिमाग हिलाया था, लेकिन मैं फिर भी शांत रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार हर चीज के ऊपर शोर मचाओगे, हर चीज के ऊपर कलेश करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, तो क्यों बेफालतू में माइंड को पढ़ा जाए, ठीक है, या क्यों बेफालतू में एक अलग ही लेवल का माइंड से ये एक आइडिया निकाला जाए। लेकिन जब राहुल गांधी की खबर आ रही थी और सब चीजें, तो वहां से मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ी, फिर भी मैं चुप था। अब ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक आइडिया जो है वो शोर मचने लग चुका था, और कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाई देने लग चुका था कि सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो मुझे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो आइडियाज़ है या विजिट है उससे कुछ लिंक मिलना शुरू हुए। जैसे अगर हम मोदीज विजिट को नोटिस करते हैं तो हमारे को एक चीज़ समझ में आती है, मोदीज विजिट, अगर मोदी के विजिट को देखें तो एक तरफ दो तरफ हमें चीजें नजर आती हैं। एक तरफ हमारे को इलेक्शन दिखाई देता है 2024 में जो इंडिया में है, और इंडिया में जो अपोजिशन है वो बहुत ताकत के साथ लगा हुआ है कि कैसे भी करके मोदी को हटाया जाए और उनकी सत्ता आए, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो पिछली बार चाइना के एम्बेसडर के साथ मिलके आए, एक MOU साइन करके आए, उसके बाद उसका क्या हुआ कोई डिस्क्लोज नहीं, कुछ नहीं, क्या बात हुई थी पता ही नहीं। राहुल गांधी ने खुद तो बताया भी नहीं, ये तो चाइना वालों ने बताया कि असल में हुआ क्या, और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो भी था। ये मामला शायद 2018 का है। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि वो वाला लगाएं फोटोग्राफ कि भाई असल में राहुल गांधी जो हैं वो चाइना की एम्बेसी के अंदर चाइना के एम्बेसडर से मिलकर आते हैं, MOU वगैरह साइन होता है, कलेश हुआ, बवाल हुआ। यहाँ हालांकि क्वेश्चन मार्क राहुल गांधी की इंटीग्रिटी के ऊपर भी है कि असलियत में आप अपना इलेक्शन जीतने के लिए फॉरेन पावर्स को अपने इस खेल में शामिल कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर भी चलो ठीक है, अब वो बिल्कुल ही नीचे गिर चुके हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका को एक तो किसी भी तरीके से इंडिया से
जो है वो इंडिया जो वेपन्स खरीदना चाहता है उसके ऑर्डर्स चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए अमेरिका को इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट टू चाइना की फॉर्म में अमेरिका को इंडिया चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वेपन्स, इकोनॉमिक रिवाइवल और अल्टरनेट टू चाइना, ऐसी सिचुएशन में इंडिया की ज़रूरत है। यानी इंडिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और अमेरिका इंडिया का अल्टरनेट ढूंढ नहीं पा रहा क्योंकि चाइना का अल्टरनेट खुद इंडिया है। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि और अगली बार यानी कि 2024 के एंड में अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस है और बाइडेन को किसी भी सिचुएशन में अपना एक गुड रिकॉर्ड भी दिखाना है, जॉब्स जनरेट करके दिखानी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दिखाना है, तो अमेरिका को भी मोदी की जरूरत है। अब यहीं पर खेल क्या हुआ है? खेल यह हुआ है कि अमेरिका मोदी से डील क्रैक करे, इसमें कोई समस्या नहीं है। डील जो है वो फिक्स करे कि भाई आप हमारे को ये डील्स दे रहे हैं, लेकिन साथ में खेल क्रेडिट का है कि अगर मोदी यहां पर विक्टर की फॉर्म में इंडिया आते हैं कि भाई हाँ मैं विजयी हुआ, देखो अमेरिका के अंदर मेरा कितना सम्मान हुआ है, लोगों ने मुझे कितना देखा है, महसूस किया है, तालियां बजी हैं और XYZ। और अगर यहाँ सोच कर देखिए पूरे तरीके से, इंडिया अगर विक्टर की फॉर्म में आते हैं तो यानी मोदी अगर इंडिया विक्टर की फॉर्म में आते हैं और 2024 के अंदर उस चीज को भुना जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का या बाइडेन का वो वाला ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा कि स्ट्रांग इंडिया चाहिए लेकिन वीक गवर्नमेंट के साथ। स्ट्रांग इंडिया विद वीक गवर्नमेंट मतलब स्ट्रांग इंडिया ऐसा कि मिलिटरीली और दूसरी चीजों के पावर में होना जरूरी है, लेकिन वीक गवर्नमेंट के साथ का मतलब मिलीजुली सरकार चाहिए जो अमेरिका के इशारों पर नाचती रहे और छोटी छोटी पार्टियां जो है उनको कैसे ना कैसे मैनिपुलेट करके अमेरिका की कंपनियां अपने इंटरेस्ट में डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट से करवाती जाएं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी दुनिया के दूसरे देशों के लिए सरदर्द इसलिए ज्यादा है और खासकर कैपिटलिस्ट कंट्रीज के लिए सरदर्द इसलिए ज्यादा है मोदी क्योंकि सुनता नहीं है, डील गजब वाली करते हैं, अपने फेवर में लेके आके करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिकल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में, और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही सही अगर इंडिया को हो रहा है और जेट इंजन इंडिया में बनने जा रहे हैं, अपनी जिद पूरी करवानी है, तो ये मोदी की बड़ी अचीवमेंट है, इसे समझ लीजिएगा। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि मोदी से अमेरिका के दबाव में है। तो यार खेल क्या हुआ है? खेल यही था कि डील मिल जाए ताकि अमेरिका का फायदा हो, ताकि बाइडेन को 2024 वाले इलेक्शन में कॉलर उठा के कहने का मौका मिल जाए कि देखा मैंने इंडिया से इतनी बड़ी डील फिक्स करी है, इतना पैसा आएगा, इतनी जॉब्स आएंगी और ये सब चीजें डेवलप हो जाएगी। लेकिन मोदी को किसी तरीके से क्रेडिट भी नहीं देना, ताकि अपोजिशन जो है वो 2024 के इलेक्शन में स्ट्रांग होके उभरे। और कम से कम अपोजिशन स्ट्रांग इतनी अगर भले ही ना बन पाए कि अपने मतलब फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बना ले, कम से कम गवर्नमेंट जो बीजेपी की है वो इतनी कमजोर जरूर हो जाए कि 220-230 सीटों पर अटक जाए और फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना बन पाए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी तो जो सपोर्टिंग ग्रुप्स होंगे, जो सपोर्टिंग पार्टीज होंगी, उन सबको किसी ना किसी तरीके से इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, या ये पॉलिटिक्स रही है। अब सोचिए, अब आप कहोगे मेरा ये असेसमेंट किस तरीके से है? देखो यार सीधी सी बात है, आप बहुत तरीके से 22 तारीख से जब मोदी जी गए उसके पहले वाले माहौल में और कार्टून में मैंने आपको बता दिया कि मैं भले ही उसमें चुप था, लेकिन मुझे उस कार्टून के अंदर कुछ ना कुछ बू आ रही थी, षड्यंत्र की बू आ रही थी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या है? क्योंकि ये माइंडसेट दिखा रहा था। तो हुआ क्या? हुआ यहां से ये आगे कि अल्टीमेटली इसका नेक्स्ट लेवल ये था कि आपको 2-3 दिन तक, जब तक डील फिक्स नहीं हुई,
मोदी गए, स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़े सब चीज़ें बज रही हैं और फर्स्ट क्लास लेवल पर डिनर हो रहा है और डील हो रही है, यूएस के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, यूएस की संसद के अंदर भाषण हो रहे हैं और सब चीज़ें। देखिए, जब डील हो गई और यूएस की संसद में मोदी जी का भाषण हो गया, स्टेट ऑनर के लिए जो मोदी को बुलाया गया पूरा का पूरा, उसके स्टेट विजिट के फॉर्म में बुलाया गया, ऑनर की फॉर्म में बुलाया गया, वो पूरे का पूरा बहुत अच्छे तरीके से पूरे इवेंट की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया कि हाँ, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है। दोनों गवर्नमेंट यही तो चाहती हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट कहे कि बहुत अच्छा, मोदी गवर्नमेंट कहे कि बहुत अच्छा। दोनों की गवर्नमेंट अगर बहुत अच्छा कह रही है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मामला है। अब इसके बाद यहां तक ठीक था, डील्स फिक्स हो गई हैं, ठीक है, डील में किसी तरीके का अड़ंगा नहीं आया, ठीक है, और हर वो खबर जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए पेनफुल हो सकती है, हर वो खबर जो है उसे हटा दिया गया। जैसे ही हर उस खबर को हटा दिया गया जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए पेनफुल हो सकती है, तो डील फिक्स हो गई, सब चीजें मलाईदार फर्स्ट क्लास लेवल पर हुआ। लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल क्या था? इसका नेक्स्ट लेवल यह था दोस्तों कि जैसे ही वो डील फिक्स होती हैं, ओबामा का एक बयान आ जाता है कि पुल अपार्ट या जो भी, ठीक है, कि ओबामा का एक बयान आता है और बराक ओबामा के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब बराक ओबामा एक बयान दिखाते हैं, मैं टीम को कहूँगा कि वो बयान दिखाएं, जिसके अंदर इंडिया में पुल अपार्ट टाइप का एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया जो है उसके टुकड़े हो सकते हैं अगर माइनॉरिटी राइट्स को ना ध्यान दिया जाए तो। ये बराक ओबामा का स्टेटमेंट असल में एक स्टेप था एक नए फेज को, मोदी जी के विजिट के एक नए फेज को स्टार्ट करने का, जिसके अंदर ये जो क्रेडिट का गेम था वो स्टार्ट हो गया। अभी तक तो डील फिक्स था, यानी डील फिक्स हो गई, अब मामला था कि क्रेडिट मोदी को किसी तरीके का ना दिया जाए। वहां से वो खेल शुरू हुआ। ये सेकंड फेज ऑफ मोदीज विजिट थी, जिसके लिए अमेरिका के पास प्लान तैयार था, क्योंकि अब आप दूसरे के घर में हैं, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी और अमेरिका या बाइडेन के खेल में मोदी जी मुझे यहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं कि विदेश के अंदर जाकर उनकी कैसे बेइज्जती की गई है, या यूं कहें बहुत ज्यादा कम से कम सम्मान तो नहीं दिया गया। माइनॉरिटी राइट्स को उठाने का मतलब ये वो अमेरिका उठा रहा है जिसके खुद के देश में काले लोग अगर 20% हैं तो क्रिमिनल्स के अंदर 70% लोग जेल में बंद हैं, ब्लैक। ये वही है जहां पर ब्लैक लाइव्स मैटर्स के पोस्टर्स, बैनर्स दिखाई देते हैं। ये वही अमेरिका है जहां पर काले होने मतलब एक इंसान को पुलिस कुत्तों से केवल इसलिए कटवा रही है क्योंकि वो काले हैं। ये वही अमेरिका है जिसने अपने देश के ऊपर हमला करने वाले मतलब 9/11 अटैक का बदला लेने के नाम पर अफगानिस्तान जैसे देशों को जला दिया। ह्यूमन राइट्स वहां पर कोई कुछ नहीं बोलता। ये वही अमेरिका है जिसका एक ड्रोन जाकर अफगानिस्तान के अंदर बम्बार्डमेंट करता है, 27 औरतें और बच्चे मर जाते हैं, सॉरी तो दूर की बात, उसका मेंशन तक नहीं करता है। ये वही अमेरिका है जिसका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था वो इराक पर बायोलॉजिकल वेपन्स के नाम पर हमला करता है, बायोलॉजिकल वेपन्स के नाम का बी तक नहीं मिलता, सद्दाम हुसैन को खत्म कर देता है, पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर देता है और कोई चूं की आवाज नहीं बोलता। ये वही बराक ओबामा है, ये वही बराक ओबामा है जिसने अरब स्प्रिंग के नाम पर पूरे के पूरे अरब देशों का उखाड़ के फेंक दिया, जला के रख दिया। ये वही बराक ओबामा है जिसके साथ जो कहीं ना कहीं ISIS से साठगांठ करके बैठा हुआ था, और कहीं ना कहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, राजनीति है। मैं सुबह सुन रहा था रवीश कुमार के बारे में कि वो जो मतलब कह रहे हैं कि सारा मामला ये विजिट वो विजिट, अरे भाई समझो इस चीज को, असल में जो सामने वाला बोल रहा है उसकी जब तक इंटेंशन को नहीं समझोगे, भाई मेरे ऊपर पत्थर वो सिंपल सी बात है, मेरे ऊपर कीचड़ वही उछालेगा या मेरे ऊपर उंगली वही उठाएगा जो खुद बेदाग है।
क्योंकि भाई दाग तो तुम में भी है। अगर दाग तुम में है तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर दाग तुम में है तो असल में तुम अपने दागों की भी बात करो, क्योंकि तुम मेरे से जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिन सिद्धांतों के ऊपर उम्मीद कर रहे हो कि मैं उन सिद्धांतों के ऊपर खरा उतरूं, क्या तुम उस संविधान सिद्धांत के ऊपर खरे उतर रहे हो? यहां इस समय पर जो अपोजिशन है, और खासकर रवीश कुमार या वो क्या नाम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी या अभिसार शर्मा, ये शोर मचा रहे हैं, जबरदस्त शोर मचा रहे हैं, मोदी जी की इंसल्ट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, सिर्फ एक सवाल, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, हम जुडिशरी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि लॉ जो है वो न्यूट्रल है, वो किसी एक के पक्ष में नहीं है। अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं, जो अमेरिका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बनाता है, क्या वो दूध का धुला है? क्या वो जिन स्टैंडर्ड्स पर दुनिया के दूसरे देशों को नापने की कोशिश करता है, क्या उसके खुद के देश में वो जो माइनॉरिटी है, चाहे ब्लैक की फॉर्म में है, क्या उसके राइट्स की बात हो रही है? क्या बराक ओबामा के बाद ब्लैक्स की जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई? क्या अमेरिका के अंदर जितने भी अनपढ़ या ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं वो ब्लैक्स नहीं हैं? क्या ब्लैक्स इस टाइम पर भी अमेरिका का सबसे पिछड़ा हुआ क्लास नहीं है? क्या बल्कि इंडिया में तो प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने एक बाउंड्री से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको उसका जो रिलीजियस उलेमा क्लास है या रिलीजियस क्लास है, वो मुसलमानों को मदरसे से बाहर झांकने भी नहीं देना चाहता, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस के बारे में सोचने भी नहीं देना चाहता। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे को जो कुछ मिलेगा वो जन्नत में मिलेगा। ब्लैक्स के साथ क्या है भाई? ब्लैक्स के अंदर तो आपको उनका अपलिफ्टमेंट करना था, वो तो किया नहीं। तो ब्लैक राइट्स मैटर्स, जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स, उसके बारे में क्या अमेरिकन गवर्नमेंट ने कभी कोई जवाब दिया? क्या उस मूवमेंट के बारे में कोई रिप्लाई किया? भाई, दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो ऐसे अगर उंगली कर रहे हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी तो है भाई। अमेरिका ने क्या किया? ठीक है, अब उसने क्या किया, इसीलिए मैं अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ उसे जियोपॉलिटिकल का पार्ट मानता हूं, कि जो जियोपॉलिटिकल गेम है उसका एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में है, मेरे घर का मामला मैं सुलझाऊंगा। जिस गौ रक्षा के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, चलो ठीक है मारा जा रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या गो रक्षा बैन, मतलब क्या गो हत्या बैन है तो आप करते क्यों हैं? और जब पुलिस नहीं कर रही तो आप क्यों कर रहे हैं? और जिस लॉ की बात की जा रही है, डॉक्टर कफील खान वगैरह का मामला भी उछला था, या वो एक क्या नाम है, नाम मैं उसका स्किप कर रहा है, उमर खालिद का इशू उठा। अरे भाई, उमर खालिद ये कह रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। सोचकर देखो, आप सऊदी अरेबिया में कह के दिखाओ भारत तेरे टुकड़े होंगे, अमेरिका के अंदर कह के दिखाओ वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। और क्या, अमेरिका तो प्रेडिक्शन के नाम पे लोगों को निपटा देता है, और तुम कह रहे हो मुस्लिम राइट्स। असलियत में बराक ओबामा ने 2 गेम खेली। एक, यहां पर इस्टेब्लिश कर दिया, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इस्टेब्लिश कर दिया कि यस, मुस्लिम्स आर विक्टिम्स। अब वो अगर विक्टिम ना भी हो ना, चाहे वो कल्प्रिट भी हो, तो अब उन्हें आसान हो जाएगा अपने आप को विक्टिम प्रोड्यूस करना। यानी अब प्रॉब्लम यह है कि अब इंडिया की एक सोसाइटी को आपने विक्टिमहुड पकड़ा दिया कि अब तो अमेरिका भी कह रहा है इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और अमेरिका गेम खेल गया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इसीलिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सबसे पहले बराक ओबामा ने आवाज उठाई, और जब बराक ओबामा उस चीज की आवाज को उठा देता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें जानबूझकर एक क्वेश्चन पूछवाया गया। क्या ऐसा क्वेश्चन ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर क्या बाइडन या ओबामा से नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या जिस उसके ऊपर जो भी पत्रकार CNN वगैरह की थी, उसने क्या ब्लैक लाइव्स के ऊपर या जो माइनॉरिटी राइट्स है उनके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे थे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कैसे ऐसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मतलब ये दोगलापन आप खुद बताइए कि आपकी कंट्री के अंदर अगर आपको कोई लगता है कि वो पोटेंशियल थ्रेट है तो आप उसे घुस के मारते हैं, लेकिन जब हमारी कंट्री के अंदर हमारे देश को टुकड़े करने वाले कुछ हरामी वहां तुमने पाल के बैठा रखे हैं, उसका कुछ नहीं। ये चीज जो है ना, ये चीज, ये माइंडसेट दिखाती है। और यहां आके मेरा
वो एक मतलब वो जो वीडियो है वो दोबारा देखिएगा, बिल्कुल साफ नजर आता है कि इंडिया और अमेरिका दोस्त भी और दुश्मन भी। क्योंकि अमेरिका इंडिया को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और 2050 के लिए अमेरिका पोटेंशियल थ्रेट अब इंडिया को देखने लग चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सन 2000 के अंदर अमेरिका ने जज करना शुरू कर दिया था कि आज 2030 तक आते आते चाइना जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वैसा ही इंडिया के साथ है। तो इंडिया को कंट्रोल करके यहां पर आपको ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मतलब जैसे ही वो हुआ यहां एकदम से वो आने लग गए, क्या नाम है, कमेंट्स आने लग गए, प्रेस फ्रीडम इज अंडर अटैक वाले पूरे के पूरे छपने लग गई चीजें। और उसके बाद सवाल पूछ लिए जाते हैं। इल्हान उमर, दुनिया की अपने आप में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आइडियोलॉजी वाली वो, और अलग अलग लेवल पर कोई बाइकॉट से लेकर सब चीजें। और सबसे बड़ी बात, एकदम से ये सारे के सारे जो वो ट्रक है जो अब तक दबा हुआ था, जो कई दिन से चल रहा था दबा हुआ था, एकदम से उसकी फोटोएं दिखाई देने लग गई कि वाई फीमेल ओलंपियंस वर डिटेन्ड वाइल प्रोटेस्टिंग सेक्सुअल असॉल्ट बाय हिज ओन मिनिस्टर। तो ये सवाल तो आपसे भी बनता है कि ट्रंप के अगर मामले खुल रहे हैं तो बाइडन के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो क्यों नहीं खुल रहे? सवाल तो ये भी बनता है भाई। इसी तरीके से यहां पर वाई मोदी आस्क मोदी वाई ही बैन 2023 बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, पूछना चाहिए। तो अमेरिका से भी तो पूछना चाहिए भाई, वो वही वाली बात है ना, व्हाट अबाउट अस। ठीक है, लेकिन हमसे सवाल नहीं पूछना, आप अपने सवालों के जवाब दोगे तो ठीक है, वरना हम तुम्हारे को जैसे बिहेव करेंगे वैसे। लेकिन मैं अपने पूरे देश से माफी मांगता हूं इस पीछे फोटो को दिखाते हुए कि अमेरिका की मीडिया ने हिंदुस्तान का जो अपमान किया है, मुझे वो ऐसा लग रहा है। और इसीलिए मैं थंबनेल बनाया कि अमेरिका ने मतलब अमेरिका ने इंडिया का अपमान किया और मोदी जी जो हैं वो राहुल गांधी और बाइडन के षड्यंत्र में फंस गए हैं। अमेरिका ने डील की, अपना फ़ायदा उठाया, लेकिन उस क्रेडिट की लड़ाई में क्रेडिट मोदी तक नहीं पहुंचने दिया। कहीं 2024 में मोदी जी फ़ायदा ना उठा जाए। मुझे मोदी जी आए ना आए उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि वो उस गेम का हिस्सा कैसे बना। क्योंकि अब आप देखिए, जैसे ही अब मोदी वापस आ रहे हैं तो वहाँ पर अमेरिका के साथ जो अचीवमेंट्स हैं, अमेरिका के साथ जो अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स के ऊपर, अमेरिका के साथ जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। और अब डिस्कशन होगा तो सिर्फ एक चीज पर, और वो एक चीज है मोदी के फेलियर्स पर सवाल क्यों नहीं बताए गए। डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी इज डाइंग वाले। क्या अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी मर नहीं रही? किसी देश का अपमान करना ठीक नहीं, ठीक है क्या? हाँ, यहाँ मेरे को इसीलिए गुस्सा है और ये वीडियो मेरे को मजबूरी में बनाना पड़ा। और सच बता रहा हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई भी आपको कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन सच्चाई जो है वो मैंने आपको बता दी कि बहुत बुरी है। और उसमें मेरे देश की जो अपोजिशन पार्टी अगर वो इस तरीके से फंसी हुई है तो माफ़ कीजिएगा, मुझे उससे भी शिकायत है। अब आप क्या सोचते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।